Hello everyone, today we are going to discuss a new chapter of history that is from trade to territory. तो स्टूडेंट इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारे जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे इंडिया में आए थे और उन्होंने हमारे पूरे इंडिया को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। आपके जैसे चैप्टर का नाम है ट्रेड टू टेरिटरी। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार और टेरिटरी का मतलब कैसे उसने हमारे इंडिया को पूरा ऑक्यूपाई कर लिया था, हमारे इंडिया में कॉलोनाइज कर लिया था। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कॉलोनाइजेशन क्या होता है। कॉलोनाइजेशन हम इसको बोलते हैं जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के पॉलिटिकल राइट्स, वहाँ के इकोनॉमिक्स राइट्स, वहाँ के कल्चर राइट्स पे क्या कर लेता है, अपना अधिकार कर लेता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि एक कंट्री ने दूसरी कंट्री को कॉलोनी बना लिया। तो देखते हैं इसमें क्या था। औरंगजेब वाज द लास्ट of the powerful Mughal rulers. He established control over a large, very part of the territory that is known as India. After his death in 1707, many Mughal governors and big zamindars began asserting their authority and establishing their regional kingdom. As powerful regional kingdom emerged in various parts of India. तो आपके जो मुगल एम्पायर था उसमें सबसे पहले आपके बाबर इंडिया में आया, उसके बाद आपके हुमायूं आया, उसके बाद आपके अकबर आया, फिर जहांगीर, शाहजहाँ। इस तरीके से आपके मुगल एम्पायर हमारे इंडिया में आए। लेकिन जो सबसे लास्ट पावरफुल मुगल एम्पायर किंग था वो था औरंगजेब। उसके बाद मुगल एम्पायर हालांकि चलता रहा लेकिन इतना पावरफुल मुगल एम्पायर अब नहीं रह सका। क्यों नहीं रह सका? क्योंकि जो मुगल एम्पायर था उसने हमारी जो इंडियन टेरिटरी थी उसके बहुत सारे एरिया को कवर कर लिया था, लेकिन अब उससे वो चीज़ें कंट्रोल में नहीं हो रही थी। तो लास्ट जो पावरफुल रूलर था वो था औरंगजेब। जब औरंगजेब की डेथ हो गई तो उसके बाद हमारे इंडिया में बहुत सारी छोटी छोटी पावर्स इमर्ज होना शुरू हो गई थी। और ये पावर्स कौन शुरू कर रहा था? ये छोटे छोटे सूबेदार कर रहे थे और जमींदार कर रहे थे। अब सूबेदार क्या होता है और जमींदार क्या होता है? स्टूडेंट, सूबेदार उसको बोलते हैं कि जैसे जब एक किंग होता है वो अपनी एक बड़ी टेरिटरी होती है उसकी, और उसको कंट्रोल करने के लिए वो छोटे छोटे किंग वहाँ पर अपॉइंट करता है ताकि वहाँ पर उसका कंट्रोल रह सके। और जब भी उसको दूसरे कंट्रीज पर, दूसरे एरियाज पर अटैक, आक्रमण करना होता है तो वो उन किंग के क्या करता है, सपोर्ट लेता है और वो उसको सपोर्ट उस वक्त उस टाइम पर उसको सपोर्ट देते हैं। तो इसको बोलते हैं सूबेदार। और जमींदार किसको बोलते हैं? जिसके पास बहुत सारी ज़मीन वगैरह हुआ करती थी और वो राजा को बहुत सारा क्या दिया करता था, टैक्स दिया करता था। दैट इज कॉल्ड ए जमींदार। So as powerful regional kingdoms emerged in various parts of India, Delhi could no longer function as an effective center. तो दिल्ली जो एक टाइम में बहुत ही पावरफुल प्लेस हुआ करता था, बहुत ही उसका नाम हुआ करता था, लेकिन अब वो धीरे धीरे उसकी जो पावर है, जो उसका नेम और फेम है, वो क्या होता जा रहा था, डिक्लाइन होता जा रहा था। अब जो पावर्स किसके हाथ में आती जा रही थी? जो अदर जमींदार हैं, सूबेदार से उनके हाथ में आती जा रही थी। फिर बाय द सेकेंड half of the 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon, the British. और 18th सेंचुरी में क्या हुआ, आपके जो आउटसाइडर से एक पावर हमारे इंडिया में आई जिनको हम लोग बोल रहे हैं ब्रिटिशर्स। डिड यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी एंड वर रिलक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज? हाउ देन डिड दे come to be masters of a vast empire? In this chapter you will see how this came about. तो इसमें आप लोग देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे इंडिया में सिर्फ एक कंपनी को एस्टेब्लिश करने आए थे, सिर्फ हमारे इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए थे। और जो उनकी कंपनी का नाम था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों पड़ा? क्योंकि हमारा जो इंडिया है उसके ईस्ट में इंग्लैंड पड़ता है, इसी वजह से हम लोगों ने उसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोलना शुरू किया। अब देखिए इस पिक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है? बहादुर शाह एंड हिज सन बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हडसन आफ्टर औरंगजेब। देयर वाज नो मुगल रूलर, no powerful Mughal ruler, but Mughal empires continued to be symbolically important.
In fact, when a massive rebellion against British rule broke out in 1857, Bahadur Shah Jafar, the Mughal Empire at the time, was seen at the time as a natural leader. Once the revolt was put down by the company, Bahadur Shah Jafar was forced to leave the kingdom and his son were shot in cold blood. तो स्टूडेंट क्या हुआ जब 1857 का जो एक जबरदस्त रिवॉल्ट हुआ हमारे इंडिया में, और उसको लीड किसने किया हमारे इंडिया की तरफ से? बहादुर शाह जफर ने किया था। तो बहादुर शाह जफर ने जब लीड किया, तब इसको जब रिवोल्यूशन एंड हो गया तब इसको अरेस्ट कर लिया और इसके जो दो बेटे थे उनको वहीं पर ही उनको गोली मार दी थी रॉबर्ट क्लाइव ने। और जो बहादुर शाह जफर था इसको आपके बर्मा भेज दिया गया था। बर्मा कहाँ पर स्टूडेंट? बर्मा जो आज का म्यांमार है उसको बोलते हैं बर्मा। वहाँ पर एक जगह है रंगून, तो रंगून में इसको भेज दिया गया था। फिर फाइनली वहाँ पर इसकी 62 ईयर्स में इसकी डेथ हो जाती है। अब नेक्स्ट है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। जैसा कि मैंने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कहाँ से आई थी? आपकी ईस्ट से आई थी और ब्रिटिशर्स को लेकर आए थे। स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स है से क्या वही हमारे इंडिया में ट्रेड करने आए थे या और भी कंपनी ट्रेड करने आई थी? देखो स्पेन के जो आपके यूरोप है उसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज हैं। यूरोप है, पुर्तगाल है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, हॉलैंड है। तो ये सभी जो कंट्रीज हैं यूरोप की, यहाँ से सारे लोग हमारे इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए थे। ब्रिटिशर्स को हम लोग ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं? क्योंकि ब्रिटिशर्स आपके लंबे टाइम तक हमारे इंडिया में बने रहे थे और उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी कॉलोनीज बना ली थी। इस वजह से हमारी जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाती है। आप लोग इस मैप में देख रहे हैं कि किस तरीके से ये रूट्स टू इंडिया इन द 18th सेंचुरी। तो ये रूट है जिससे आपके ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आया करते थे। देखो ये जो ब्रिटिश आइलैंड है ये यहाँ से घूमते हुए ये इस तरीके से यहाँ से सेंट हेलेना आपके एक द्वीप आइलैंड है वहाँ से होते हुए केप ऑफ गुड होप होते हुए, और ये यहाँ से एक ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है मेडागास्कर। तो मेडागास्कर के और अफ्रीका के बीच में होते हुए ये हमारे बॉम्बे तक आया करते थे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर एक सुएज कैनाल है। ठीक है, सुएज कैनाल पर एक टाइम में किसका अधिकार था? आपके ऑटोमन एम्पायर का कंट्रोल था। तो सुएज कैनाल पे आपके 1869 में वो कंट्रोल हटता है और फिर जो ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ से ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है आपके जो एक बहुत ही लंबी डिस्टेंस उनको तय करनी पड़ रही थी वो की डिस्टेंस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब इंडिया में उनको आना इजीली हो जाता है। अब वो क्या करते हैं? सीधा हमारे आपके ब्रिटेन से यहाँ से होते हुए इधर से होते हुए इधर आपके ब्रिटेन बॉम्बे में आते हैं। So in 1600 the East India Company acquired a charter from the ruler of England। तो 1600 में क्या हुआ? आपके जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने वहाँ की जो क्वीन थी एलिजाबेथ फर्स्ट उससे परमिशन ली कि हम लोग क्या कर रहे हैं, चाह रहे हम लोग इंडिया में ट्रेड करना चाह रहे हैं, और क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने उनको परमिशन दे दी। द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट, दिस meant that no other trading group in England could compete with the East India Company with this charter। The company could venture across oceans looking for new land from which it। तो जो आपको चार्टर मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को वो सिर्फ क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ही दिया था ताकि उनके अलावा कोई वहाँ पर ट्रेड ना कर सके। So it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at higher price। The company did not have to fear competition from other English trading companies। तो जो ब्रिटिशर्स है वो हमारे इंडिया में किस लिए आए थे? मैंने स्टार्टिंग बताया था, हमारे चैप्टर का नाम है ट्रेड टू टेरिटरी। तो ट्रेड करने के लिए हमारे इंडिया में आए थे, और वो किस चीज़ का ट्रेड किया करते थे? यहाँ पर वो बेसिकली आपके जो स्पाइसेस होते हैं, मसाले होते हैं, उनको ट्रेड किया करते थे। उनको यहाँ पर वो चीप प्राइस में बहुत ही खरीदते थे और उनको यूरोप में जाकर सेल कर दिया करते थे हाई प्रॉफिट में। तो इससे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम द इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। तो कंपनी को बिल्कुल भी डर नहीं था कि दूसरी कंपनी यहाँ पर ट्रेड कर रही हैं। मर्केंटाइल trading companies in those days made profit primarily by excluding competition,
so that they could buy cheap and sell dear. तो वो यहाँ पर क्या करते थे, बिजनेस करते थे। यहाँ पे जो मर्केंटाइल वर्ड आया है इसका मतलब क्या होता है, बिजनेस करना, ट्रेड करना, एक जगह से चीज़ें खरीदना और दूसरी जगह जाकर उन चीज़ों को सेल कर देना, जिससे उनका बेनिफिट ज़्यादा हो सके, प्रॉफिट ज़्यादा हो सके। सो द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट। अब जो वो चार्टर था, रॉयल चार्टर क्या होता है, इनकी शाही फरमान, ठीक है, उससे जितने भी आपके यूरोप की अदर कंपनीज थी वो आपके इंडिया में ट्रेड करने नहीं आ सकती थी, क्योंकि उस ट्रेडर को किसने परमिशन दी थी, आपके क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने परमिशन दी थी। बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका round the Cape of Town and cross the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in the western coast of India and had their base in Goa. तो आपके जो पहला जो शिप आपका ब्रिटिश का आया वो कहाँ से आया, यहाँ से, ये ब्रिटिश यहाँ से होते हुए ये सेंट हेलेना द्वीप, फिर केप ऑफ गुड होप, और जो यहाँ से मेडागास्कर को क्रॉस करते हुए, इंडियन ओशन को क्रॉस करते हुए वो आपके सूरत पे आता है। लेकिन इससे पहले आपके यहाँ पे पुर्तगाल की जो पुर्तगाल के जो पुर्तगालीज थे उन्होंने पहले ही हमारे इंडिया में गोवा में अपना बेस बना रखा था। और इन फैक्ट इट वाज वास्को डी गामा, ए पोर्तुगीज एक्सप्लोरर हु हैड डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन 1498। तो जो आपको पता है कि 1498 में एक पर्सन आया जिसका नाम था वास्को डी गामा, और वो हमारे इंडिया में आता है, जिसने हमारे इंडिया को एक्सप्लोर भी किया था। By the early 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities of trade in Indian Ocean. Soon the French traders arrived on the scene. तो जैसे मैंने आपको बताया कि यूरोप से बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वहाँ से लोग आए, जिसमें आपके ब्रिटिशर्स भी थे, आपके वास्को डी गामा यानी कि पुर्तगालीज भी थे, पुर्तगीज, आपके फ्रेंच यानी कि फ्रांस से जो लोग आए फ्रेंचेस थे, और आपके इसके अंदर डचेस भी थे जो हॉलैंड से आए थे। अब क्या हुआ यहाँ पर स्टूडेंट, द प्रॉब्लम वाज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग। अब जितनी भी सारी कंपनीज थी वो सारी किस लिए आई थी, हमारे पे प्रॉफिट का बनाई थी, और वो सिर्फ मसाले ही खरीदा करती थी। जिसमें कौन कौन से मसाले खरीदा करती थी, द फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैड ए बिग मार्केट इन यूरोप। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि जो यूरोप है उसका जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ठंडा होता है, ठीक है। अब क्लाइमेट अगर ठंडा होता है वहाँ का, तो वहाँ के जो फूड्स हैं उनमें उनको क्या चाहिए, मसाले चाहिए, ताकि उनकी बॉडी में, उनका जो बॉडी मेटाबॉलिज्म है उसमें जो हीट है वो बनी रह सके। तो वो कैसे बनेगी, वो हमारे इंडिया से क्या करते थे, स्पाइसेस लेकर जाते थे और उसको अपने फूड में मिलाकर खाया करते थे। इससे क्या होता था, उनके जो बॉडी है उसका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहता था, साथ में उनका जो फूड है उसका टेस्ट भी बढ़ जाया करता था। सो पीपर, क्लोव्स, cardamom and cinnamon too were in great demand. तो पीपर यानी कि काली मिर्च, क्लोव मीन्स लौंग, कार्डमम इलायची, और सिनामन, ये सारे आपके मसाले आपके यूरोप में इंडिया से जाया करते थे। तो एक क्वेश्चन आपके आ सकता है कि विच स्पाइसेस आर सेल इन द ब्रिटेन फ्रॉम इंडिया। सो competition among the European companies inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased, and this reduced the profit that could be earned. The only way the trading company could flourish was by eliminating rival competitors. The urge to secure markets therefore led to fierce battles between the trading companies. Through the 17th and the 18th century, they regularly sank each other's ship, blockade routes, and prevented rival ships from the moving with supplies of goods. तो 17th और 18th सेंचुरी में उन्होंने क्या करना शुरू किया, जब बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हमारे इंडिया में हो गए, आपके फ्रांस के लोग भी यहाँ पर हो गए ट्रेड करने के लिए, पुर्तगालीज भी हो गए, डचेस भी हो गए, ब्रिटिशर्स भी हो गए। अब इनमें क्या होना शुरू हुआ, कंपटीशन होना शुरू हो गया कि कौन ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। और प्रॉफिट कमाने के चक्कर में इन लोगों ने क्या किया, एक दूसरे के जहाज वगैरह को डुबाना शुरू किया, उनके रास्ते में ही जहाज को रोक लिया करते थे, ठीक है, रास्ते में ही से उनको लूट लिया करते थे। तो इस तरीके की अदर एक्टिविटीज़ भी इन्होंने करना शुरू कर दिया था, ताकि
एक पर्टिकुलर कंपनी को प्रॉफिट हो सके। ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। अब जो उन्होंने जो आर्म्स यानी कि जो हमारे हथियार होते हैं उनको भी यूज़ करना शुरू कर दिया था, और आपके इंडिया में भी उन्होंने फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया था, यानी कि किलेबंदी करना शुरू कर दिया था। उन्होंने यहाँ पर फैक्ट्रीज इंडस्ट्री डेवलप करना शुरू कर दिया था, जिससे जो उनकी लेबर है वो उसमें रह सके, घरों में रह सके, और ट्रेड करने में उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड also led to intense conflict with local rulers. The company therefore found it difficult to separate trade from politics. Let us see how this happened. स्टूडेंट फोर्टिफाई करने से क्या हुआ, हमारे जो इंडिया के जो रूलर्स थे उनको परेशानी होने लगी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ उनको ट्रेड करने की परमिशन दी थी, ना कि किलेबंदी करने की परमिशन दी थी। स्टूडेंट अगर एक बार कोई पर्सन कहीं पर घर बनाना शुरू कर देता है तो वो उसके जो आसपास का जो एरिया है उसको भी धीरे धीरे ऑक्यूपाई करना शुरू कर लेता है। सेम आपके किसने किया, ब्रिटिशर्स ने किया। उन्होंने सबसे पहले हमारे जो मुगल रूलर्स थे उनसे थोड़ी सी लैंड मांगी, और लैंड मांगने के बाद उन्होंने धीरे धीरे उनके जो पॉलिटिकल राइट्स थे, उनके जो इकोनॉमिक राइट्स हैं, उनमें इंटरफेयर करना शुरू किया, और धीरे धीरे देखते देखते क्या हुआ, पूरा इंडिया हमारे ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई कर लिया। सो ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेंस ट्रेड इन बंगाल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में ट्रेड कैसे करती है इसको देखते हैं। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। तो आपके जो पहली इंग्लिश फैक्ट्री थी वो कहाँ पर सेटअप की गई, हुगली रिवर पर सेटअप की गई। इसमें जो हुगली रिवर है ये कहाँ पर है, आपके कोलकाता में है। सो दिस वाज द बेस फ्रॉम which the company traders known at that time as factors operated. The factory had a warehouse where goods were for export were stored, and it had offices where company officials sat as trade expanded. The company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory. By 1696 it began building a fort around the settlement. उन्होंने क्या करना शुरू किया, आपके जो फोर्ट था उसमें बिल्डिंग्स बनाना शुरू किया, सेटलमेंट बनाना शुरू किया, जिससे वहाँ के जो रूलर थे उनको उनसे परेशानी होने लगी। अब क्या हुआ, 2 years later it brought Mughal official into the company जमींदारी right over 3 villages. One of these was Calicut, which later grew into the city of Calcutta or Kolkata as it is known today. It also persuaded the Mughal Empire Aurangzeb to issue a firman to granting the company the right to trade duty free. तो जो ब्रिटिशर्स थे उनको एक फरमान मिला हुआ था। एक फरमान क्या होता है, जब मतलब एक तरह से पास मिला होता है कि आप लोग हमारी टेरिटरी में, हमारी कंट्री में ट्रेड कर सकते हो। तो उसका जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ही गलत फ़ायदा उठा रहे थे। उससे बेसिकली वो खुद तो ट्रेड किया करते थे और औरों को भी ट्रेड करने की परमिशन दिया करते थे। जब वो औरों को ट्रेड करने की परमिशन दिया करते थे तो इससे वो जो दूसरे लोग हैं उनसे वो टैक्स वगैरह लिया करते थे, जिससे जो कंपनी है उसका प्रॉफिट लगातार इंक्रीज होता जा रहा था। लेकिन इससे जो बंगाल के रूलर्स है उनका टैक्स रेवेन्यू कम होता जा रहा था। द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशन and manipulate existing privileges. Aurangzeb's फरमान for instance had granted only the company the right to trade duty free. तो जो आपके औरंगजेब ने जो पास दिया था, फरमान दिया था, उसमें सिर्फ ये लिखा था कि जो कंपनी है वो सिर्फ ट्रेड ड्यूटी फ्री कर सकती है, बाकी कंपनी को ऐसा बिल्कुल भी राइट नहीं है। बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट trade on the side were expected to pay duty. This they refused to pay, causing an enormous loss of revenue for Bengal. How could the Nawab of Bengal, Murshid Quli Khan, not protest? तो इससे क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स है और जो मुगल रूलर्स है दोनों के बीच में फाइट होने की जो कंडीशंस है वो डेवलप होना शुरू हो गई थी। आपको देखो इस फिगर में क्या नज़र आ रहा है, local boats bring
गुड्स फ्रॉम शिप्स इन मद्रास पेटेड बाय विलियम सिम्पसन। तो उसमें देखो जो लोकल बोट्स हैं वो आपके इधर लैंड की तरफ आ रही है और ये कर रही है ट्रेड कर रही है। तो हाउ ट्रेड टू बेटल्स, तो जो ट्रेड है उन्होंने हमारे यहाँ पर यानी कि बैटल्स को कैसे जन्म दिया उसको पढ़ते। थ्रू द अर्ली 18th century the conflict between the company and the Nawabs of Bengal intensified. After the death of the Aurangzeb, the Bengal Nawabs asserted their power with autonomy as other regional powers were doing at that time. तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो आपके औरंगजेब थे उनकी 1707 में डेथ हो जाती है और जो पावर्स है वो छोटी छोटी पावर्स आपकी इमर्ज करना शुरू कर देती है। तो बंगाल में भी आपके जो मुर्शिद कुली खां है ये वहाँ पर अपनी पावर्स को इमर्ज कर रहा था। और इसके बाद कौन आया वहाँ पर, अलीवर्दी खान आता है और उसके बाद वहाँ पर कौन आता है, सिराजुद्दौला आता है जो बंगाल का नवाब होता है। ईच वन ऑफ देम वाज अ स्ट्रॉन्ग रूलर, और ये तीनों ही बहुत ही पावरफुल रूलर्स थे स्टूडेंट। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन, डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज right to trade, denied it any right to mint coins and stopped it from extending its fortification. इन्होंने हमेशा ही कंपनी को मना किया कि हमारे यहाँ पर आप ट्रेड मत करो और उतना ही ट्रेड करो जितना आपको पास की परमिशन दे रखी है, उसका गलत फ़ायदा मत उठाओ। और ये परमिशन तो दे रखी थी लेकिन कंपनी ने क्या करना शुरू कर दिया था, जहाँ पर फोर्टिफिकेशन करना भी शुरू कर दिया जो इनको बिल्कुल भी ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। Accusing the company of deceit, they claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amount of revenue and undermining the authority of the Nawab. It was refusing to pay taxes, writing disrespectful letters and trying to humiliate the Nawab and his officials. जो नवाब थे, मुगल रूलर्स थे, वो जब टैक्स कलेक्शन के लिए कंपनी के पास जाया करते थे तो उनको वहाँ से मना कर दिया करते थे टैक्स देने से और उनका अपमान भी किया करते थे। नवाब उनको बहुत सारे लेटर्स भी लिखा करते थे लेकिन उनको अपमानित करके वहाँ से वो भगा दिया करते थे। द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड दैट द अनजस्ट डिमांड्स ऑफ द लोकल ऑफिशियल्स वर रनिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी। तो जो कंपनी थी वो क्या करती थी, हमें अभी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोग जो टैक्स है उसको पे नहीं कर सकते हैं। एंड ट्रेड कुड फ्लरिश ओनली इफ द ड्यूटीज वर रिमूव, और हम यहाँ पर कब अच्छे ट्रेड कर पाएंगे, जब हमारे पास जो ड्यूटी लगी हुई है इनको हमारे ऊपर से हटा लिया जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे ड्यूटीज का मतलब काम करना नहीं है, ड्यूटीज का मतलब यहाँ पे टैक्सेस से है, रेवेन्यू से है। इट वॉज ऑल्सो कन्विंस दैट टू expand trade it had and to large its settlement, buy up villages and rebuild its fort. The conflict led to confrontation and finally culminated in the famous battle of Plassey. इस तरीके से जो कंपनी थी उसने टैक्स देने से मना कर दिया और धीरे धीरे ये जो कंडीशन है, जो ये माहौल है, गर्म होता चले गया और उसका रिजल्ट हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, बैटल ऑफ प्लासी में देखने को मिलता है। स्टूडेंट बैटल ऑफ प्लासी एक बड़ी ही आपके रिजल्टफुल एक बैटल हुई थी जो किसके और किसके बीच हुई थी, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। क्या होता है इस बैटल में, आइए देखते हैं। When अलीवर्दी खान died in 1756, सिराजुद्दौला became the नवाब of बंगाल। जब अलीवर्दी खान 1756 के अंदर उसकी डेथ हो जाती है तो वहाँ का जो नवाब होता है वो किसको बना दिया जाता है, आपके सिराजुद्दौला को बनाया जाता है। द कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज पावर एंड कीन ऑन ए पपेट रूलर हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशन एंड अदर प्रिविलेजेस। तो जो कंपनी थी उसको बहुत सारे कुछ कंसेशन और अदर प्रिविलेजेस यानी कि विशेष अधिकार उनको दिए गए थे। सो इट ट्राइड द विदाउट सक्सेस टू हेल्प वन ऑफ सिराजुद्दौला's rivals became the Nawab and infuriated Sirajuddaulah asked the company to stop meddling in the political affairs of his domination। तो जो कंपनी क्या कर रही थी, वहाँ पर ट्रेड करने के साथ साथ हमारे जो नवाब्स हैं उनके पॉलिटिकल राइट्स में भी वो इंटरफेयर कर रही थी। तो सिराजुद्दौला था, इसने कंपनी को मना किया कि हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में आपको बिल्कुल भी इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है और आपको क्या करना चाहिए, जो आप लोग किलेबंदी कर रहे हो, यहाँ पर जो घर वगैरह बना रहे हो
उसको बंद कर देना चाहिए। इट मीन स्टॉप फोर्टिफिकेशन एंड पे द रेवेन्यू, और चुपचाप से आपको सारे रेवेन्यूज देने चाहिए जो आप पे लगाए गए हैं। सो आफ्टर नेगोशिएशन फेल्ड, द नवाब मार्च with 30,000 soldiers to the English factory at Qasim Bazaar, captured the company official, locked the warehouse। लेकिन जब ये सब सारी बातें मानने से वहाँ के ब्रिटिशर्स कंपनी ने मना कर दिया, नेगोशिएशन फेल हो गई, बातचीत फेल हो गई, तब नवाब ने क्या किया, मार्च कर दिया, चढ़ाई कर दी ब्रिटिशर्स के ऊपर 30,000 सोल्जर को लेके, और जो कासिम बाजार इनकी फैक्ट्री थी कोलकाता में उसको कैप्चर कर लिया इसने उसको, और वहाँ के जो वेयर हाउस था उसको लॉक कर दिया। डिसआर्म ऑल इंग्लिशमैन एंड ब्लॉकेड इंग्लिश शिप्स, देन ही मार्च टू कलकत्ता टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फॉर देयर। उसने जो ब्रिटिशर्स थे उनको उनसे उनके हथियार ले लिए, ठीक है, उनके जो वेयर हाउस है उन पर कंट्रोल कर लिया, उनकी जो फैक्ट्री थी उन पर कंट्रोल कर लिया, और उसने क्या किया फिर जो कंपनी की जो फोर्ट था, इन कंपनी का जो किला था कलकत्ता में उस पर भी कंट्रोल कर लिया। On hearing the news of the fall of Calcutta, company official in Madras sent forces under the command of the Robert Clive। जब ब्रिटिश कंपनी को ये ब्रिटेन में पता चलता है कि हमारे सारे एरियाज जो मुगल रूलर्स है, सिराजुद्दौला है, वो क्या कर रहा है, उन पर कंट्रोल करता जा रहा है, तब वहाँ से एक फोर्स भेजी जाती है और उसका लीडर कौन होता है, रॉबर्ट क्लाइव होता है। री बाय नेवल फ्लीट्स, प्रोलॉन्ग्ड नेगोशिएशन विद नवाब फॉलोड, और ये वहाँ से जहाज लेकर चल देता है, कहाँ से, मद्रास से। फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द डिफीट ऑफ द नवाब वाज दैट फोर्सेस लेड बाय मीर जाफर। तो क्या होता है, जो रॉबर्ट क्लाइव है मद्रास से फोर्सेस लेके चल देता है, लेकिन उससे पहले जो वहाँ का रॉबर्ट क्लाइव है वो आपके जो सिराजुद्दौला है उसके जो दरबार है उसमें बहुत सारे लोगों को अपने अंदर कंट्रोल में कर लेता है ताकि वो बाद में उनको प्रॉब्लम ना कर सके। तो इसमें एक पर्सन का नाम है मीर जाफ़र। तो मीर जाफ़र क्या करता है, सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी कर देता है। जब फोर्सेस सारी वहाँ पे खड़ी होती हैं सिराजुद्दौला की, मीर जाफ़र की, तो और रॉबर्ट क्लाइव की फोर्स अगेंस्ट में खड़ी होती है, तो एक तरफ देखो आपके नवाब रूलर्स हैं और दूसरी तरफ आपके नवाब रूलर्स हैं और दूसरी तरफ ब्रिटिश रूलर्स हैं। तो जो नवाब रूलर्स है उसमें सिराजुद्दौला है, आपके मीर जाफ़र है, और बहुत सारे उसमें जो उसके सपोर्टिंग किंग्स हैं, सामंत हैं। तो जो सिराजुद्दौला होता है वो जब अटैक करता है रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर, और रॉबर्ट क्लाइव जब उनके अगेंस्ट में फाइट करता है तो देखता है कि जो मीर जाफ़र है वो बिल्कुल भी फाइट नहीं करता। तो इससे देख के जो आपका सिराजुद्दौला है उसका मॉरल डाउन हो जाता है, और क्या होता है, क्लाइव हैड मैनेज टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाय प्रॉमिसिंग टू मेक हिम नवाब आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला। तो मीर जाफ़र को आपके रॉबर्ट क्लाइव ने क्या लालच दे रखा था कि आपको हम लोग नवाब बना देंगे बंगाल का जब हम लोग सिराजुद्दौला को ख़त्म कर देंगे। सो द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी वॉन इन इंडिया। तो ये बैटल इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, बैटल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये पहली विक्ट्री थी ब्रिटिशर्स की हमारे इंडिया के ऊपर, और इसको किसने लीड किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने लीड किया था। देन आफ्टर द डिफीट एट द प्लासी, सिराजुद्दौला वाज असैसिनेटेड एंड मीर जाफर मेड द नवाब। आपके जब प्लासी की बैटल खत्म हो जाती है तो सिराजुद्दौला उसकी हत्या कर दी जाती है, और फाइनली वहाँ का जो नवाब है वो वहाँ किसको बना दिया जाता है, मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है। अब देखो एक नई प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, वो क्या थी, द कंपनी वाज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वाज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम ही है ट्रेड टू टेरिटरी, तो कंपनी का जो बेसिकली अभी भी मोटो है वो क्या करना है, ट्रेड को एक्सपेंशन करना है, और ट्रेड को एक्सपेंशन करने के लिए उनको किसकी जरूरत पड़ेगी, लैंड की जरूरत पड़ेगी। So if this could be done without conquest through the help of local rulers who were willing to grant privileges, then territories need not be taken over directly। और वो जो लैंड है वो कैसे मिलेगी उनको, जब वो वहाँ के जो नवाब होगा उससे उनके रिलेशंस अच्छे होंगे, और जब रिलेशंस अच्छे होंगे तो उनको फाइट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। So soon the company discovered that this was rather difficult, for even the puppet nawabs were not always as helpful as the company wanted them to be।
आफ्टर ऑल दे हैड टू मेंटेन ए बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सॉवरेनिटी इफ दे वांटेड रेस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट्स। तो कंपनी को इस बात का एहसास हो गया था कि हम एक लंबे टाइम तक इस तरीके से काम नहीं कर सकते कि एक पपेट को हम लोग राजा बना कर रखें और उससे हमारे राइट्स को लेते रहें। फिर अभी तक आपको पपेट का मतलब समझ आ गया होगा कि जो मीर जाफर है वो किसका पपेट था, आपके रॉबर्ट क्लाइव का पपेट बन गया था। इनकी कठपुतली बन जाना। अब जैसे जैसे रॉबर्ट क्लाइव उससे कहता था वो वैसे वैसे काम उससे किया करता था, क्योंकि उसने उसको क्या किया था, बंगाल का नवाब बनाने में सपोर्ट किया था। सो व्हाट कुड द कंपनी डू? अब कंपनी ने क्या करना शुरू किया? When Mir Jafar protested, the company deposed him and installed Mir Qasim in his place. तो जब आपके जो डिमांड्स थी किसकी, ब्रिटिश कंपनी की, जब मीर जाफर उनको फुलफिल नहीं कर पाया, मीर जाफर ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, तो कंपनी ने उसको भी हटाकर किसको प्लेस कर दिया, मीर कासिम को प्लेस्ड कर दिया। सो व्हेन मीर कासिम कंप्लेंट, ही इन टर्न वाज डिफीटेड इन ए बैटल फॉट एट बक्सर। और जब मीर कासिम ने भी रिवोल्ट करना शुरू किया, प्रोटेस्ट करना शुरू किया आपके ब्रिटिश कंपनी का, तो उसके साथ भी एक बड़ी बैटल होती है जिसका नाम है बैटल ऑफ बक्सर। फ्रेंड, ये दो बैटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी जो हुई थी आपके रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। सेकंड बैटल आपके 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। ये हुई थी आपके मीर जाफर और आपके रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। इसमें क्या होता है, द नवाब हैड टू पे ₹5 लाख एवरी मंथ बट द कंपनी वांटेड मोर मनी टू फाइनेंस इट्स वॉर। इसमें क्या होता है, जो नवाब है उसको 5 लाख रुपये हर मंथ उस कंपनी को पे करने हैं, और साथ में जितना भी खर्चा युद्ध में आया है वो सारा खर्चा भी किसको देना है, कंपनी को देना पड़ेगा। कौन देगा ये सारा खर्चा? नवाब देगा। एंड मीट द डिमांड्स ऑफ ट्रेड एंड इट्स अदर एक्सपेंसेस इट वांटेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू। और कंपनी धीरे धीरे क्या कर रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कमाने की कोशिश कर रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश कर रही थी, और जो लैंड एरिया है उसको भी एक्सपेंशन वो कर रही थी। It wanted more territories and more revenue by the time Mir Jafar died in 1765. तो 1764 में आपके बैटल ऑफ बक्सर होती है और 1765 में आपके मीर जाफर की डेथ हो जाती है। द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज। अब कंपनी का मूड दोबारा चेंज करता है। हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पपेट नवाब, क्लाइव डिक्लेयर्ड वी मस्ट एंडेड बिकम्स नवाब आवर सेल्फ। तो जो रॉबर्ट क्लाइव होता है उसका मूड खराब हो जाता है कि हमारे जो नवाब हैं, जो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको हमारे तरीके से चलना है, वो अच्छे से नहीं काम कर पाते। अब हम लोग क्या करेंगे, जिसका हमारा मन होगा उसी को नवाब हम लोग बनाएंगे। फिर क्या होता है, फाइनली द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल। स्टूडेंट अब देखो दो चीजें आएंगी, दो कॉन्सेप्ट आएंगे, दीवानी एंड फौजदारी। तो स्टूडेंट दीवानी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये जो वर्ड आया है दीवानी, दीवानी का मतलब ये है कि जितने भी वहाँ के इकोनॉमिक राइट्स हैं, रेवेन्यू राइट्स हैं, रेवेन्यू कलेक्शन का जो काम है वो कौन करेगा, आपके ब्रिटिश करेंगे। और फौजदारी का मतलब है कि जितने भी क्राइम वगैरह होंगे उनको कंट्रोल करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो किसकी होगी, नवाब की होगी। यानी कि इकोनॉमिक राइट्स किसके पास आ चुके थे, अब ब्रिटिश के पास आ चुके थे, और जितने भी आपके क्राइम वगैरह को कंट्रोल करने की जो पावर्स थी वो किसको दे दी गई थी, नवाब को दे दी गई थी। सो द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्स ऑफ बंगाल। अब दीवानी से क्या हुआ, जितना भी वास्ट रेवेन्यू होता है बंगाल का उसका यूज किसने करना शुरू किया, कंपनी ने करना शुरू कर दिया। दिस सॉल्व ए मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस। अब इससे क्या हुआ, एक मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कंपनी की, जो उसको पहले देखने को मिल रही थी कि उसके पास पैसे की कमी थी। अब पैसे की उसके पास बिल्कुल भी कमी नहीं रहा करती थी। फ्रॉम द अर्ली सेंचुरी इट्स ट्रेड विथ इंडिया हैड एक्सपेंडेड। अब जो 18th सेंचुरी में उसका जो ट्रेड था वो भी क्या होना शुरू हो गया था, एक्सपेंशन होना शुरू हो गया था। बट इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। अब एक नई प्रॉब्लम होना शुरू हो गई थी। क्या प्रॉब्लम थी कि जो हमारे ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया से ट्रेड किया करते थे वो हमको एक्सचेंज में मनी के उसमें गोल्ड दिया करते थे, सिल्वर दिया करते थे। इससे धीरे धीरे क्या हो रहा था, जो ब्रिटेन है वहाँ से सारा जो गोल्ड सिल्वर है वो हमारे इंडिया में आता जा रहा था, और इससे जो ब्रिटेन की इकोनॉमी है उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो रॉबर्ट क्लाइव जो कि ब्रिटिश कंपनी का जो
हेड था उसने सोचा कि इसको कैसे रोका जाए कि हमारे जो ब्रिटेन है वहाँ से गोल्ड और सिल्वर यहाँ पर ना आ सके। तो इसके लिए उसने क्या किया, द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड एंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द अजप्शन ऑफ दीवानी। इसके लिए उसने जो बैटल ऑफ प्लासी थी वो फाइट की, और बैटल ऑफ प्लासी के बाद बैटल ऑफ बक्सर की। अब वहाँ से जो गोल्ड और सिल्वर है उसका एक्सपोर्ट होना कम हो गया आपके इंडिया में। क्यों कम हो गया? क्योंकि जितना भी पैसा था वो कहाँ से जनरेट हुआ करता था, इंडिया के रीजन से ही जनरेट कर लिया करते थे। कैसे कर लिया करते थे? क्योंकि अब आपके जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कौन से राइट्स अपने अंदर ले लिए थे, दीवानी राइट्स अपने अंदर ले लिए थे। ठीक है, ये देखिए दीवानी राइट। नाउ रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया कुड be used to purchase cotton and silk textiles in India, maintain company troops, and meet the cost of building the company fort and offices at Calcutta. अब जो कंपनी थी उसने कॉटन एंड सिल्क आपके खरीदना शुरू कर दिया था और इंडिया में कंपनी बनाना भी शुरू कर दिया था। सो स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू फ्रॉम द कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नैबूस, की कंपनी ने कैसे नवाब्स को बनाना शुरू कर दिया था इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, दिस इज अ लेक्चर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।